हेलो एवरीवन, मैं अभी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने अपना एक नया सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर्स है हम लोग वो कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा जनवरी का सेकंड पार्ट है ये। जो जनवरी में पॉलिटी सेक्शन था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशन है हम लोग वो आज इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में जो सबसे पहला न्यूज़ है वो है नेस्ट के बारे में। ठीक है, ये नेस्ट वो हिंदी वाला जो घोंसला होता है वो नहीं, ये कुछ और है। बेसिकली क्या है इसमें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो एक न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एक सेटअप करने जा रहे हैं जिसको शॉर्ट में नेस्ट कहा गया है। ठीक है, इस वाले में अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद है तो फिर आप एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, क्योंकि कई बार जब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं ना तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नेस्ट है वो है न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड बात हो रही है, नए और जो भी उभरते हुए टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा कि ये जो है नेस्ट दैट विल एक्ट एज अ नोडल डिवीजन विद इन द मिनिस्ट्री। कौन से मिनिस्ट्री में? विद इन द एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर द इशू पर्टेनिंग टू न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस चीज से डील अब कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में न्यू एंड जो नेस्ट है वो। तो यहाँ पर एक छोटा सा चीज दिया हुआ कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी किसको हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली व्हेन वी से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इट मींस द टेक्नोलॉजीज दैट आर करेंटली डेवलपिंग, अभी वो डेवलप कर रहे हैं और इट इज एक्सपेक्टेड कि वो एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट लाएगा सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज पे। ठीक है, इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि इसका काम क्या है। असेसिंग द फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्सेज। और इसका दूसरा जो है वो क्या है, फैसिलिटेटिंग द नेगोशिएशंस टू सेफगार्ड इंडियन इंटरेस्ट्स एट मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक यूएन और G20। अभी आप इस चीज को सीधा ऐसे समझो कि अभी अगर कोविड का टाइम है, ठीक है, तो अभी जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रहे वो तो हो रहे हैं, लेकिन जो कंट्री वाइज मूवमेंट है वो तो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये सब चीज कैसे पॉसिबल हुआ? ये किसी न किसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसी क्षेत्र में इंडिया अब खुद को और ज्यादा ग्रो करना चाहता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, इसमें इस पूरे में सिर्फ इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो क्या ला रही है? नेस्ट। इससे ज्यादा एग्जाम पर्पस से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे बस ये याद रखना है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कौन कौन से ये फैसेट्स हैं ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन फॉरेन रिलेशन। अभी एक जैसे नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो उसमें एक है डिजिटल डिप्लोमेसी, मतलब किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो इन द कंडक्ट ऑफ डिप्लोमेसी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक्चुअली एग्जांपल दिया हुआ है कि क्या हुआ, जीका वायरस 2015 में और 2016 में जब आया वहां पे ब्राजील में, उसके बाद भी ब्राजील ने पूरी दुनिया को ये कन्विंस कर लिया कि वो 2016 ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। ठीक है, और इसमें उसके बाद है टेक्नोलॉजी एंड द बैलेंस ऑफ पावर। इसमें यह कहा गया है कि इवन दे कैन आल्सो इनडायरेक्टली अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पावर बाय इंपैक्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक पावर। टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एंगल को इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं तो जो डार्क वेब होता है, ठीक है, जैसे बहुत लोगों को पता होगा टॉर ब्राउजर जो होता है वो, अगर आप टॉर ब्राउजर, बेसिकली ये एक्चुअली इलीगल भी माना जाता है कई बार। अगर आप सपोज टॉर ब्राउजर से अगर आप अपना कुछ ओपन करते हो ना, सपोज आप अपना अगर फेसबुक ओपन करते हो, ठीक है,
तो आपके फोन पे जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा कि ये किसी और कंट्री में टॉर ब्राउजर से आपका ये ओपन किया गया है, ऐसा करके, ठीक है। बेसिकली वो जो आईपी एड्रेस है उसको डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे साइंस डिप्लोमेसी मतलब बेसिकली यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज। अब देखो, क्लाइमेट चेंज की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब अभी कई सारे सैटेलाइट्स का भी यूज हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सॉफ्ट पावर, शेयरिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इंक्रीजिंग द लिविंग चॉइसेस ऑफ द पीपल एज वेल एज इनहेंसिंग सोशल एंड पब्लिक गुड ऑफर्स एंड इनॉर्मस एडवांटेज इन द फॉरेन पॉलिसी। अभी जो टेक्नोलॉजी का यूज है ना, वो हमारे फॉरेन पॉलिसी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन इसके साथ भी जो चीजें जुड़ी हुई है वो क्या है? सिक्योरिटी थ्रेट। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो जब कोविड स्टार्ट हुआ तो जूम ऐप जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में आया था उस समय, ठीक है। ऐसा भी हुआ कि कई सारे जो डिप्लोमेट्स थे वो भी यूज कर रहे थे। तो सडनली एक ऐसा न्यूज आता है कि जो जूम है वो मतलब उतना सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर की तरह आप यूज कर सकते हो, बट स्टिल वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है। उसके बाद फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर। अब देखो यहाँ पे ना एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एलिस्ड रोल ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका इन इंडियन इलेक्शन एंड एलिस्ड रशियन इन्फिल्ट्रेशन इन द 2016 यूएस आर द एविडेंस ऑफ इट। इसके साथ साथ यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि फेसबुक पर भी ये एलिगेशन लगा था, ठीक है। ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस था वो, और बेसिकली फेसबुक पर बैक टू बैक 2 बार ये चीजें लगी हैं कि उन्होंने जो डेटा है उनको ब्रीच किया है, ठीक है। जो उनकी बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी है वो उन लोगों ने मेंटेन नहीं किया है, ठीक है। और इवन कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो यूएसए का इलेक्शन हुआ था अभी लास्ट, जिसमें ट्रंप बने थे प्रेसिडेंट, उसमें भी बहुत ज्यादा इसका रोल था टेक्नोलॉजी का, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली वी हैव द चैलेंजेस, लाइक सबसे पहला जो चैलेंज है लैक ऑफ टेक्निकल डेलीगेट्स। मतलब हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग मैकेनिज्म भी नहीं है, हमारे पास उसका रिक्रूटमेंट नहीं होता है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमी है, ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा है लो बार्गेनिंग पावर। बेसिकली यहाँ पे इंडिया का जो शेयर है हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में वो एक्चुअली बहुत कम है, ठीक है। इंडिया का जो शेयर है हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमारा एक इशू है हमारे देश के लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे हमारा लैक ऑफ एग्जिस्टिंग बायलैटरल एग्रीमेंट। तो अभी ऐसा कोई बायलैटरल एग्रीमेंट है ही नहीं जो टेक्नोलॉजी से डील कर रहा है करेंटली। उसके बाद है पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रक्चरल चैलेंज। स्ट्रक्चरल चैलेंज मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स। जो कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पावर्स होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है वो। उसके बाद द इश्यूज लाइक जॉब लॉस वाया ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी मोनोपोली ऑफ ग्लोबल कंपनीज एक्सेट्रा नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब टेक्नोलॉजीज नई आती है ना, तो जॉब लॉस भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों? कई बार जो मतलब मैन पावर जो कर सकता था उस काम को अब कौन कर रहा है? टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली वहां पे जॉब लॉस होगा ही। तो ये सारी चीजें इसमें है। इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने कल भी बोला था कि अब आपने को थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो बेसिकली है साउथ चाइना सी से। यहां मैं एक चीज बता दूं, इस वाले में मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा साउथ चाइना सी वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। तो इसको मैं साउथ चाइना सी से जो रिलेटेड हमारा न्यूज है ना, तो इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और कुछ न्यूज ऐसे हैं जैसे अभी इसके बाद जब इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो भी फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जो हार्डली 8 to 10 मिनट्स का वीडियो होगा हम लोग उसमें कवर करेंगे। ये जो साउथ चाइना सी का न्यूज है उसको भी, ठीक है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो मैं पूरा कवर कराऊंगा साउथ चाइना सी का, क्योंकि इसमें मैप भी क्लियर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वो मैं कवर कराऊंगा अलग से सेपरेट वीडियो में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं इजराइल फलस्तीन। तो
देखो बात इतनी सी होती है कि झगड़ा हर जगह चल रहा है, हर कोई अपने पड़ोसी से कहीं ना कहीं परेशान है। आप अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी परेशान हो, जो कंट्रीज हैं वो भी अपने पड़ोसी से इसी तरीके से परेशान है, ठीक है। तो यहां पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आ सकता है कि रिसेंटली पीस टू प्रोस्पेरिटी वॉज सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरीका का क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो बेसिकली पीस टू प्रोस्पेरिटी जो है वो एक देयर इज अ विजन, लाइक इट इज अ विजन टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द पैलेस्टीनियन एंड इजरायली पीपल एम्ड एट सॉल्विंग द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ये लाया किसने है? ट्रंप साहब ने, ठीक है। तो यहां से पीस टू प्रोस्पेरिटी याद रखे रहना है कि किस चीज से रिलेटेड है? इजराइल पैलेस्टीन से, ठीक है। यहां पे एक्चुअली एक हिस्ट्री दिया हुआ है इजराइल पैलेस्टीन का, जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो हम लोग देख ले। अगर एग्जाम में है कि बाल्फर डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है, तो वो भी पैलेस्टीन से ही रिलेटेड है, ठीक है। बेसिकली हुआ ये था कि जब 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ब्रिटिश ने पैलेस्टीन को कैप्चर कर लिया था फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर द साइकेस-पाइकॉट एग्रीमेंट विद फ्रांस। बाद में एक बाल्फर डिक्लेरेशन साइन किया गया, जिसमें ब्रिटिश ने ये प्लेस करा कि फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीन एज अ नेशनल होम फॉर ज्यूज, ठीक है। तो ये जो बाल्फर डिक्लेरेशन है वो किससे रिलेटेड है? ब्रिटेन एंड पैलेस्टीन से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इन लोगों ने, ये जो पैलेस्टीनियन है ना, इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को ये याद दिलाया कि आपने कुछ प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो इसमें फिर यही हुआ कि एक फिर फाइट हुआ अरब्स एंड ज्यूज के बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर 1947 में ये मामला जो है वो यूएन में जाता है। फिर यूएन में बाकी जो प्रोसेस होते हैं, लाइक वहां पे यूएन वोटेड टू स्प्लिट द पैलेस्टीनियन बिटवीन अरब एंड ज्यूज। यूएन ने कहा कि ये जो अरब एंड ज्यूज है उनके बीच पैलेस्टीन का डिवाइड। यहां पे एक चीज आप देख रहे हो, यहां पे ना बिलीव इन टू स्टेट सॉल्यूशन, ये प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है कि उसमें आया था, आई थिंक 2018 का था शायद या 2017 का, कि ये जो रिसेंटली ये टू स्टेट जो कॉन्सेप्ट है ये अभी न्यूज में देखा जा रहा है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी जो टू स्टेट है वो इजराइल पैलेस्टीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर ना हमारे लिए हिस्ट्री जानना कोई जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना है, ठीक है। यहां पर क्योंकि इसमें वो पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है। यहां पे मैं एक चीज बस बताऊं कि अक्सर आप न्यूज में देखते होंगे जेरूसलम को लेकर के, ठीक है। तो जेरूसलम एक्चुअली एक ऐसा प्लेस है ना जो बहुत लोगों के लिए, मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए उनका अपना इंपॉर्टेंस है, उनकी अपनी बिलीफ्स जुड़ी हुई हैं जेरूसलम से। जैसे इट इज द होम टू सम ऑफ द होलीस्ट साइट्स इन बोथ जुदाइज्म एंड इस्लाम। तो इसलिए जो इजरायली हैं एंड पैलेस्टीन है, ये दोनों चाहते हैं जेरूसलम को कैपिटल बनाना, ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज एन इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज फॉर क्रिश्चियन, क्योंकि वहां पर एक क्या है? चर्च ऑफ सेपल्चर दैट इज लोकेटेड देयर। इट ऑल्सो होस्ट्स द थर्ड होलीएस्ट साइट ऑफ इस्लाम, द डोम ऑफ रॉक। अगर एग्जाम में ये आता है कि ये जो डोम ऑफ रॉक है वो कहां पर है, तो ये हमारा है जेरूसलम में, ठीक है। उसके साथ साथ एक और है, द वेस्टर्न वॉल और ब्यूराक वॉल इज द एंशिएंट लाइमस्टोन वॉल इन दिस सिटी, जो लाइक इट इज कंसिडर्ड होली ड्यू टू इट्स कनेक्शन टू द टेम्पल माउंट। तो बेसिकली हर रिलीजन से ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो है जेरूसलम से। तो इसलिए इजराइल और पैलेस्टीन दोनों चाहते हैं इसे अपना कैपिटल बनाना, ठीक है। इसके बाद फिर इधर हमारा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। हाउ द पैलेस्टीन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, देखो अभी तक ये इतना तो पता है कि अभी तक पैलेस्टीन जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल है, पैलेस्टीन है, फिर इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया का सीधा सा स्टैंड है कि भाई आपस में निपटा लो, समझ रहे हो? इंडिया का सीधा सा स्टैंड है आपस में निपटा लो। मतलब इंडिया बराबर ये दोनों कंट्री से, इजराइल से भी यही कहता है, पैलेस्टीन से भी यही कहता है कि आप लोग जो डिप्लोमेटिक टेबल है उस पर बैठे और इसको नेगोशिएट कर ले इस चीज को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोहिंग्याज इशू इन आईसीजे।
यहां पर सबसे सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है आईसीजे के बारे में जानना। ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली न्यूज में देखा गया है। ठीक है, तो इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। ये किसका ऑर्गन है? यूएन का। उसके बाद इट सेटल्स द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स एंड गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द इंटरनेशनल लीगल इश्यूज रेफर टू इट बाय यूएन। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे स्टेट का क्या मतलब है। यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग कह रहे हैं स्टेट मींस नेशंस की भी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेशन से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं यहाँ पे उसकी भी बात हो रही है। ठीक है, आईसीजे के पहले जो था वो क्या था? परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो स्टैब्लिश हुआ था बाय द लीग ऑफ नेशंस इन 1920। ठीक है, 1920 बहुत पुराना हो चुका है। तो अब क्या है? फिलहाल आईसीजे है। इसमें 15 जजेस होते हैं, ये याद रखना है अपने को कि इसमें 15 जजेस होते हैं इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली कहते हैं मतलब बेसिकली ये यूएनजीए की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 9 ईयर टर्म्स। तो यहां पर जजेस कितने हैं? 15। टेनियर क्या है? 9 साल का। और इससे इलेक्ट कौन करता है? यूएनजीए एंड यूएनएससी। ठीक है, इनका जो बेसिकली इनका जो सिटिंग है वो कहां होता है? पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड। अब ऑब्वियसली ये अगर ऐसा डिस्प्यूट सेटलमेंट है तो इनका एक जगह कहीं ना कहीं रहना तो चाहिए ना इनको। अब ये जजेस कहाँ रहेंगे? कहाँ मतलब अगर एक जगह इनको कोई डिसीजन लेना है तो कैसे ले पाएंगे? तो बेसिकली इसीलिए नीदरलैंड में ये इनका जो सिटिंग है वो होता है। तो इस वाले में आईसीजे हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये इशू क्या था बस वो बता दूं कि बेसिकली आईसीजे ने म्यांमार से कहा कि यू हैव टू टेक सम इफेक्टिव मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रोहिंग्यास मुस्लिम। बेसिकली रोहिंग्या मुस्लिम का जो ये मैटर था ये आईसीजे में गया, तो वहां पर आईसीजे ने अपना फैसला सुनाया था। ठीक है, क्योंकि म्यांमार पर ये जेनोसाइड के आरोप लगे थे। यहां पर देखो, यहां ना जेनोसाइड का डेफिनेशन दिया हुआ है। जेनोसाइड यहाँ पे टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार इंडिया जो है वो पाकिस्तान से भी कहता है कि पाकिस्तान जेनोसाइड कर रहा है, जो उधर अफगानिस्तान का कुछ एरिया है उस तरफ। सिमिलरली फिर पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे फिर ब्लेम करता है कि इंडिया जो है वो कश्मीर में जेनोसाइड कर रहा है। ये जेनोसाइड है क्या? बेसिकली इट इज अ लीगल टर्म एज एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय। मतलब ये जितने आपको यहाँ एक्ट नीचे दिख रहे हैं ना, किसी को मारना, किसी को मतलब सीरियस ऐसा इंजर्ड कर देना, ये सारी चीजें जेनोसाइड में आती है। ठीक है, तो एक बार आप यहां पे इसको पॉज करके इस पांचों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जेनोसाइड के बेसिकली डेफिनेशन में आता है। उसके बाद यहां पे एक चीज है कि द आईसीजे's ruling meant that a global legal body for the first time officially recognized the real threat of abuse against the Rohingya। See, Rohingya issues बहुत दिनों से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी इसको एक ग्लोबल इशू नहीं बनाया गया। कभी भी इसको एक ग्लोबल इशू नहीं बनाया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये आईसीजे में मामला गया है और आईसीजे ने जब अपनी रूलिंग दी है तब जाकर के ये एक ग्लोबल इशू बना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में है कुछ चीजें कि डिस्क्राइब द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल इन द वर्ल्ड। ये टर्म देखना, इस टर्म पे थोड़ा सा ध्यान देना। वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल इन द वर्ल्ड, किसके बारे में कहा गया है? रोहिंग्यास के बारे में। बोल कौन रहा है? यूएनएससी के जो एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं वो। उसके बाद रोहिंग्या मुस्लिम रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन म्यांमार। आप इस चीज को समझो, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन म्यांमार हैं, लेकिन अभी भी इसके बावजूद भी क्या है, इनको देश में, इनको खुद के अपने देश में शरण नहीं दी जा रही है। और बेसिकली जो म्यांमार का नेशनलिटी लॉ 1982 है, इन लोगों ने रोहिंग्या पॉपुलेशन को देने से सिटीजनशिप देने से मना कर दिया था। तो आप सोच रहे होंगे कि 1982 के पहले क्या था, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो रोहिंग्यास थे ना, उसके पहले इनको वोटिंग का भी अधिकार था, ये वोटिंग भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जब वहां के जो लोग थे, जो वहां के रूलर है, जब उनका अपना जो बेनिफिट था वो जब खत्म हो गया इनसे, तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ठीक है,
उसके बाद इट डजंट रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी एज इट्स सिटीजंस एंड कंसीडर्स देम इलीगली माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश। इनका ये कहना है कि ये बेसिकली बांग्लादेश से आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। उसके बाद है हमारा कि इन अगस्त 2019 द यूएन सेड द आर्मीज एक्शन वाज कैरिड आउट विद जेनोसाइडल इंटेंट। एक्चुअली कुछ आर्मी एक्शन हुआ था वहां पे म्यांमार में रोहिंग्यास के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये यूएन ने भी कहा था कि वो बेसिकली इसी इंटेंशन के साथ किया गया था एंड डिस्क्राइब द वायलेंस अगेंस्ट देम एज टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ एथनिक क्लींजिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं अभी, खासकर उनके लिए ये बहुत फेमस टर्म है, ठीक है, टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ एथनिक क्लींजिंग। यहां आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली द टर्म टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ एथनिक क्लींजिंग वाज एक्चुअली क्वाइंड बाय द यूएन, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये बेसिकली रोहिंग्या क्राइसिस से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन म्यांमार ने एक्चुअली इस चीज से मना किया कि नहीं, ऐसा जेनोसाइड का कोई केस नहीं आया है, ठीक है। अभी तक जो जेनोसाइडल वर्ल्ड वाइड केसेस आए हैं वो 3 है, एक है कंबोडिया का, एक है रवांडा का एंड है स्रेबेनिया बोस्निया 1995 का, ठीक है। जेनोसाइड के ये एक्चुअली होता है ना कि ऑथोराइज्ड केसेस की हाँ यहाँ ऐसा ऐसा जेनोसाइड हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक न्यूज है इसमें, ईरान यूएसए स्टैंड ऑफ। तो जैसा कि पता है कि यूएसए ने एक असैसिनेशन किया था जो ईरान के जनरल थे, जनरल कासिम सुलेमानी का। तो उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि यूएसए ने ये इल्जाम लगाया था कि जो जनरल सुलेमानी हैं वो अमेरिकन डिप्लोमेट पर प्लान कर रहे थे अटैक करने का, ठीक है, मतलब वो प्लान कर रहे थे और इसने पहले अटैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि ईरान हैज आल्सो रिसेंटली अबंडेंट द न्यूक्लियर डील लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर जैकपोआ। इस वाले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो 2 है। एक है जो जैकपोआ है वो क्या है, वो प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा मेंस के लिए जो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो यूएस ईरान टेंशन है उसका इंडिया पर क्या असर होगा, ठीक है। तो यहां पर एक बार हम लोग देखते हैं ये JCPOA है क्या, ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यहां देखो एक वर्ड है ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव, मतलब कुछ तो है जहां पे एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो JCPOA है इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है। किसके किसके बीच हुआ था? P5+1। इन कंट्रीज के नाम रट लेना, यूएस यूके फ्रांस रसिया चाइना एंड जर्मनी। यूएस यूके फ्रांस रसिया चाइना एंड जर्मनी पे हुआ था। इसमें बेसिकली ये था कि ये जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ वो जो यूरेनियम जो एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो वो भी एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ईरान में अच्छी मात्रा में यूरेनियम भी पाई जाती है वहां पे, ठीक है। तो ये 2 चीज था जैकपोआ में, जो JCPOA था इसमें 2 चीजें थी। पहला, ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं कर सकता है, डिजाइन नहीं कर सकता है, और दूसरा किस चीज पे लिमिटेशन था? यूरेनियम पे, ठीक है। लेकिन 2018 में यूएसए यूनिलेटरली अनाउंस टू डीसर्टिफाई द न्यूक्लियर डील ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय ईरान एंड अनाउंस 2 राउंड्स ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन इट। लेकिन एक्चुअली इसमें 2018 में यूएसए खुद इससे हट गया और इसने फिर ईरान पे सैंक्शन लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शन। देखो अब यार सीधी बात है, जो पैसे वाले हैं वो और क्या ही लगा सकते हैं, ठीक है। यूएसए के पास है पैसे तो वो क्या लगा सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शन ही लगाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे बेसिकली क्या हुआ था 2019 में, जो ईरानियन फोर्स है ना, दे बेसिकली शॉट डाउन यूएस मिलिट्री ड्रोन इन रिस्पांस टू इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स इन द रीजन। अमेरिकन ट्रूप्स उस रीजन में, ईरान के आसपास के रीजन में काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए ईरानियन फोर्स ने एक ड्रोन से हमला किया था उस पर, अमेरिकन जो यूएस मिलिट्री है उस पर, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज यहां पे देखो, ये यहां है ईरान, ये इराक, सऊदी अरेबिया, यहां पर्सियन गल्फ। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, जो जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा गया है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर, चूंकि ये ईरान के पास में है अभी,
मतलब ईरान से सटे हुए, तो यहां पर किसी भी तरीके का अगर डिस्टरबेंस हुआ तो ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भाई ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या क्या है वो दिया हुआ है कि थ्रेट ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू प्रॉक्सी वार। तो ये तो खैर अब खत्म हो चुका है अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो ये जो थ्रेट था प्रॉक्सी वार का वो खत्म हो चुका है। उसके बाद दूसरा है कि इसका एक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल शॉक देखा जा सकता है, दैट कुड सिग्निफिकेंटली वर्सन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग कंडीशन ऑफ द रीजन। यहां पर ये आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली कि ईरान जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में से एक है। और यहां पर अगर आप देखो इफेक्ट ऑन ग्लोबल ऑयल ट्रेड वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऐसा माना जाता है कि रफली अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल टैंकर ट्रैफिक ट्रेवल्स थ्रू द स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, यहां से ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल टैंकर जो है वो इधर से ही आते हैं। तो अगर ईरान ने इसको ब्लॉक किया तो इससे क्या होगा, ऑलमोस्ट 30% ड्रॉप इन द डेली ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट। और अगर ये एक्सपोर्ट कम गया तो ऑयल का प्राइसेस क्या होगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई इंप्लीकेशन इंडिया पे होगा? ऑब्वियसली होगा। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान। अब आप इस चीज को समझो, इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट, मतलब इंडिया इज नहीं है यहां पे, इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान। लेकिन काफी एक लंबी बहस के बाद ये चीज हुई थी कि यूएसए जो था, यूएसए ने भी एक तरीके से इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया ईरान से ऑयल खरीदने के लिए। और यूएसए की तरफ से ये कहा गया कि अगर इंडिया ईरान से ऑयल खरीदता है तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी का जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ये है कि ऐसा नहीं कि इंडिया ने बंद कर दिया खरीदना, बट उधर से कम हो चुका है जो भी क्रूड ऑयल वहां से आता था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेमिटेंस जो इंडिया में आता है वो आता है गल्फ रीजन से। ठीक है, अगर गल्फ रीजन में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस होता है तो वो भी रेमिटेंस को अफेक्ट करेगा, मतलब बाहर से जो ये पैसे वैसे जो आते हैं ना, बेसिकली उसकी बात हो रही है। इंडिया का ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा रिलाई करता है किस चीज पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो फिर ये हमारा आगे जो ट्रेड है उसको भी अफेक्ट करेगा। उसके साथ साथ द स्टेट ऑफ चाबहार पोर्ट में ऑल्सो कम इन क्वेश्चन, जो ईरान के साथ बेसिकली चाबहार पोर्ट से रिलेटेड जो काम चल रहा है वो, उस पर भी फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस वाले में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, JCPOA। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग बस यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इकोनॉमी में होगा। तो मैं यही बता दूं आपको ये चीज कि अब दो चीजें यहाँ पे। पहली चीज ये कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो मैं आप लोगों को अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 15th फाइनेंस कमीशन। इसमें मैं पूरा फाइनेंस कमीशन क्या है, कैसे इनके जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कितने दिनों के लिए होते हैं, इनका काम क्या क्या होता है, और इस बार जो 15th फाइनेंस कमीशन जो 2021 के लिए आया है उसने क्या क्या कौन कौन सी चीजें बताई हैं, मैं ये सब कुछ इसमें डिस्कस करूंगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर से मैं इन्हीं सब टेक्स्ट को कॉपी करके पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊं। ठीक है, क्योंकि पीपीटी पे लिखने में ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो 2 या 3 लेक्चर ये और छोटे छोटे लेक्चर्स लगेंगे, 2 या 3 मैक्सिमम, और ये हमारा जनवरी का खत्म होगा, फिर उसके बाद हम लोग फरवरी में मूव करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।